नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी हिमाचल और स्वागत है आपका कार्यक्रम स्वस्थ जीवन में। इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं स्वास्थ्य विशेषज्ञों से, जिनसे हमें मिलती है स्वास्थ्य संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी। जीवन शैली और स्वास्थ्य ये एक दूसरे के पूरक है। वर्तमान समय में बदलती जीवन शैली के कारण आज हम कई तरह की शारीरिक और मानसिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं। बात करें बचपन की, जो कि भावी जीवन की नींव मानी जाती है, तो आज बच्चे भी कई तरह की शारीरिक और मानसिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। हम सभी चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो मजबूत हों, स्वस्थ हों, रोगों से रहित हों। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि समय रहते हम रोगों को, उनके लक्षणों को जानें, उनके कारणों को जानें और साथ ही साथ समय रहते उपाय कर सकें। आज कार्यक्रम में हम इसी विषय पर बात करेंगे और जानेंगे कि बच्चों में कौन से उदर संबंधी समस्याएं होती हैं, पेट में उन्हें कौन कौन से रोग हो सकते हैं और इसके लिए क्या समाधान हो सकते हैं। इस विषय पर अधिक जानकारी देने के लिए आज कार्यक्रम में हमारे साथ हैं आईजीएमसी शिमला से पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट से, गैस्ट्रो डिपार्टमेंट से असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर श्रुति शर्मा। डॉक्टर श्रुति, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो डॉक्टर श्रुति, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं बच्चों में उदर संबंधी रोग और क्या उनके लक्षण होते हैं, किस तरह से उनका समाधान हो सकता है, ये आज हम आपसे कार्यक्रम में जानना चाहते हैं। तो शुरुआत में इस बात से करना चाहूँगी कि आखिर कौन कौन से ऐसे रोग होते हैं जिनसे अमूमन आमतौर पर जो बच्चे हैं वो ग्रस्त हो जाते हैं। बच्चों में जैसे बड़ों में जिस तरह के रोग होते हैं उसी तरह के बहुत सारे रोग बच्चों में भी होते हैं, पर कुछ रोग विशेषतः बच्चों के ही होते हैं। ऐसे भी कई रोग हैं जी, जैसे कि आम तौर पे गैस्ट्रोएंटराइटिस, गैस्ट्राइटिस, एसिड पेप्टिक डिजीज़, हेपेटाइटिस, ये रोग बच्चों में देखे जाते हैं। फूड एलर्जीज़ होती हैं, जैसे गेहूं की एलर्जी जिसे हम सीलिएक डिजीज़ बोलते हैं। काउ मिल्क प्रोटीन एलर्जी जो स्पेसिफिकली बच्चों में देखी जाती है, वो भी काफ़ी कॉमन है, सामान्यतः अब देखी जा रही है बच्चों में। और कीड़े बढ़ना, वर्म इन्फेस्टेशन जिसे कहते हैं, वो भी काफ़ी कॉमन है। जी डॉक्टर, यदि हम इनके कारणों की बात करें तो क्या कुछ कारण, आमतौर पर अगर हम सभी की बात करें तो क्या कुछ कारण रहते हैं इन रोगों के बच्चों में पनपने के लिए? कई कारण हैं, जैसे कि कुछ जैसे इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं जो संक्रमण की वजह से होते हैं। गंदे पानी, गंदा खाना या गंदे हाथ, या प्रॉपर हाइजीन नहीं हम मेंटेन कर रहे हैं, जैसे कि साफ़ सफाई ठीक नहीं रख रहे हैं जी। इससे कई रोग होते हैं। पर कुछ रोग ऐसे होते हैं कि खान पान की वजह से होते हैं, कि स्पेसिफिक कोई एक ख़ास खाना है जिससे उन्हें, बच्चों को कोई एलर्जी हो जाती है, तो इस तरह के रोग भी होते हैं। और कुछ रोग ऐसे होते हैं जो जेनेटिक रोग होते हैं, जो मतलब अंदरूनी रोग होते हैं, खानदानी रोग होते हैं, इस तरह के रोग भी होते हैं और जो बच्चों में सामने आते हैं। जी डॉक्टर श्रुति, आपने इन्फेक्शियस डिजीज़ के बारे में बात की कि इन्फेक्शन से कुछ रोग जो हो जाते हैं, उन रोगों के बारे में थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। क्या कुछ कारण रहते हैं, किस प्रकार के लक्षण रहते हैं और कौन कौन से ऐसे रोग हैं जो हम मुख्यतः इन्फेक्शन डिजीज़ में जिनको काउंट कर सकते हैं? इन्फेक्शियस डिजीज़ जो हैं, जो इन्फेक्शन की वजह से होती हैं, वो आंतड़ी और पेट के संबंधी रोग भी हो सकते हैं और लिवर के रोग भी हो सकते हैं, जो कि पेट में आता है। जी। पेट के रोग जैसे कि डायरिया, गैस्ट्राइटिस होता है, और गैस्ट्रोएंटराइटिस, उल्टियाँ आना, ये सब लक्षण हैं। दस्त लगना, लैट्रिन में खून आना या खून में की उल्टी होना, ये मुख्यतः रोगों के लक्षण हैं। और हेपेटाइटिस जो कि लिवर का संक्रमण है, अगर वो हो तो पीलिया होता है, भूख ना लगना, पेट में दर्द होना, सुस्ती आना, और कई बारी बच्चों के बेहोश भी हो जाते हैं। एडवांस स्टेजेस अगर हो जाए तो उसमें बेहोशी भी आ जाती है बच्चों को। तो ये मुख्यतः रोगों के लक्षण हैं, जिसमें मतलब मेन हम कह सकते हैं कि दस्त लगना या लैट्रिन बार बार आना, ये रोग, पीलिया होना, ये डेंजर साइंस होते हैं। या कहीं से भी खून आना बच्चे के उल्टी में या लैट्रिन में। जी, जिस तरह से आपने कहा कि कुछ डेंजरस साइन हो सकते हैं, जिस तरह से आपकी उल्टी के साथ जो है ब्लड आ रहा है, तो मुझे लगता है पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, पैनिक करने लगते हैं। ऐसी स्थिति में आप क्या सुझाव देंगी उन्हें कि उन्हें क्या करना चाहिए? पहला स्टेप उनका क्या होना चाहिए? जल्दी से जल्दी डॉक्टर से संपर्क करें या फिर घर पर ही कुछ किसी तरह का जो है इलाज संभव है? कि साधारणतः
आम रोगों के लिए घर पे फिर भी कुछ आप कर सकते हैं, पर जैसे जो डेंजर साइंस जब आ जाते हैं तो तब तो बच्चे को जल्द से जल्द अस्पताल लाना चाहिए। तो मैं पहले डेंजर साइंस के बारे में बताती हूँ। जैसे बहुत ज़्यादा ज़ोर की दर्द होना पेट में, और जिससे मतलब बच्चा रात को सो भी नहीं पा रहा है, नींद डिस्टर्ब हो रही है, ये भी एक डेंजर साइन है। कहीं से खून आना, उल्टी में या लैट्रिन में या कहीं पे भी शरीर में उसको बिना चोट के या बिना किसी कारण से खून आ रहा है तो इमीडिएटली ये भी एक डेंजर साइन है। पीलिया आ रहा है तो वो भी डेंजर साइन है। तो इन का अगर ये लक्षण आए, या बच्चा सुस्त है, बिल्कुल कुछ नहीं खा पा रहा है, या बच्चे में पानी की कमी हो रही है, जैसे जीभ सूख गई है, पेशाब नहीं आ रहा है, आंखें धंस गई हैं, तो इन कंडीशंस में तो इमीडिएटली अस्पताल लेकर आना है। पर जब तक अस्पताल नहीं पहुंचे तब तक आप क्या कर सकते हैं? जैसे बच्चे को अगर दस्त लगे हैं, शरीर में पानी की कमी हो रही है, पेशाब कम हो रहा है, तो घर पे जो भी घोल बना सकते हैं आप, नमक चीनी का घोल बना सकते हैं, नारियल पानी, नींबू पानी, कंजी बना सकते हैं, चावल का पानी थोड़ा नमक डाल के, वो आप बच्चे को देना शुरू कर दें जितनी देर में बच्चा अस्पताल पहुंचता है जी। और सामान्यतः अगर बच्चे को दस्त लगे या उल्टियाँ आए तो भी बच्चे को थोड़ा थोड़ा जितनी बारी बच्चा पतली लैट्रिन करता है तो उसको कम से कम इतना 1 गिलास तक पानी आप पिलाने की कोशिश करें। ORS है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो ORS के जो सब्स्टिट्यूट्स हैं, होममेड सब्स्टिट्यूट्स हैं, वो आप दे सकते हैं तब तक जी। तो हम ये कह सकते हैं जैसे ही आपको ये डेंजर साइन दिखें तो जल्दी से जल्दी जो बच्चा है उसे आप हॉस्पिटल पहुंचाएं ताकि जो है उसका सही समय पर इलाज हो सके। डॉक्टर श्रुति, आपने साथ में बात की अपच की, गैस्ट्रो की, इसके बारे में भी थोड़ा सा आप हमें बताएं कि कौन कौन से ऐसे रोग हो सकते हैं जिसमें ये समस्याएं देखने को मिलती है कि अपच की समस्या है, बच्चे को जो फूड है वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, और इसके लक्षण क्या रहते हैं? आजकल जैसे बच्चों का खान पान जो है वो बहुत बदल गया है। जैसा 10 साल पहले, 15 साल पहले होता था तो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए ये रोग बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और यहाँ तक कि बहुत छोटे बच्चे, मेरे पास कई महीनों के बच्चे भी आते हैं खून की उल्टियाँ लेकर, और जब हम उनकी एंडोस्कोपी करते हैं तो हमें अल्सर्स मिलते हैं, और वो एसिड पेप्टिक डिजीज़ जिसे हम बोलते हैं, एसिडिटी जिसे बोलते हैं, उसके वो रोग मिलता है। तो इसमें कई बारी हमें एक बहुत छोटा कीटाणु जिसे बोलते हैं, वो H. पाइलोरी होता है, वो भी काफ़ी कॉमनली हमें यहाँ हिमाचल की पॉपुलेशन में मिल रहा है जी इन बच्चों में। तो इसके मुख्यतः लक्षण ये हैं कि बहुत उल्टी आती है, सुबह के समय बच्चे ज़्यादा उल्टी करते हैं, पेट दर्द होती है, खाना नहीं खा पाते हैं, वज़न कम होता है, और कई बारी कब्ज़ी भी हो जाती है बच्चों को काफ़ी। तो इसका सबसे लक्षण तो ये है, पर सबसे आसान और जिसे मैं कहती हूँ कि दवाइयाँ तो थोड़े टाइम के लिए ही होती हैं, आप दवाई लेंगे बच्चा ठीक हो जाएगा 2-1 हफ्ते, पर मेन है कि बच्चे का खान पान और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन वो बहुत ज़रूरी है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में खान पान आएगा, एक्सरसाइज आएगी, सुबह उठने की आदत आएगी, रात को जल्दी सोएगा, और मोशन जो है, मतलब जो इसका स्टूल पास करेगा वो एक टाइम, प्रॉपर टाइम पे सुबह करेगा, पानी पिएगा, फल सब्जी खाएगा। तो ये सब एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में आता है जो इन रोगों को प्रिवेंट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं जी। आपने साथ ही साथ हमें भी ये भी बता दिया है कि किस तरह से हम प्रॉपर अगर डाइट लेते हैं तो जो ये गैस की समस्या है, अपच की समस्या, ये होगी ही नहीं। डॉक्टर श्रुति, आपने साथ में बात की थी कीड़ों की समस्या, क्योंकि हम बहुत देखते हैं, पेरेंट्स कई बार इस बारे में बात करते हैं कि बच्चों में जो है पेट में कीड़े हो गए हैं और उसकी वजह से कई सारी उन्हें समस्याएं जो हैं वो होती रहती हैं। उसके बारे में आप हमें बताएं कि किस तरह के इसके लक्षण होते हैं और क्या कारण रहते हैं कि जो पेट में है वो कीड़े पनपते हैं? बच्चों के पेट में कीड़े होना बहुत आम प्रॉब्लम है, और हमारे देश में भी काफ़ी आम प्रॉब्लम है, जिसमें इसमें मुख्यतः लक्षण होते हैं कि बच्चे का वज़न नहीं बढ़ता है, बच्चे का खून कम हो रहा है, कई बारी लैट्रिन में खून भी आता है, और बच्चे खारिश करते हैं लैट्रिन वाली जगह में, ऐसा भी कई बारी होता है। और ये काफ़ी बड़ा कारण था हमारे देश में खून की कमी का बच्चों में, तो इससे क्या कहते हैं, कई प्रोग्राम्स भी चले हैं जो कि काफ़ी मददगार सिद्ध हो रहे हैं इसमें। और
मतलब इलाज बहुत सरल है और प्रिवेंशन सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो प्रिवेंशन कैसे होगा इसमें, तो कुछ प्रिकॉशंस लेने होते हैं, जैसे कि हाथ साफ कर रखें, शौच जाने के बाद, लैट्रिन बाथरूम जाने के बाद बच्चे को सिखाएं कि अच्छे से साबुन से हाथ धोने हैं, साफ़ पानी से हाथ धोने हैं, खाना खाने से पहले अच्छे से साबुन से हाथ धोएं और लैट्रिन बाथरूम टॉयलेट में ही करें, नंगे पाँव से ना चलें, गंदी मिट्टी में नंगे पाँव से ना चलें, चप्पल पहन के चलें, क्योंकि ये इनके जो लार्वा होते हैं कीड़े के, वो मिट्टी में कई दिनों तक जीवित रहते हैं और जैसे अगर बच्चे नंगे पाँव गंदी मिट्टी में चलते हैं तो वो चमड़ी फाड़ के अंदर शरीर में घुसते हैं और फिर आंतड़ियों में जाके पनपते हैं और इसकी बहुत कॉम्प्लिकेशंस भी कई बार ये हो सकती हैं। जैसे ये तो मैंने अभी जो गिनी वो साधारण कॉम्प्लिकेशंस थी, बट कई बार ये आंतड़ी भी फाड़ देते हैं कीड़े, कई बार ब्लॉकेज भी हो जाता है तो इमीडिएटली ऑपरेशन भी करना पड़ सकता है इसमें। जी, तो हमें ज़रूरत है कि हम प्रिकॉशन पर सबसे पहले ध्यान दें। जिस तरह से आपने डीवॉर्मिंग के बारे में बताया कि काफ़ी सारे प्रोग्राम्स जो हैं गवर्नमेंट द्वारा चलाए जा रहे हैं, तो ये जो मेडिसिन का प्रोग्राम रहता है ये कितने टाइम के गैप में जो है वो चलना चाहिए, और अगर कोई बच्चा इस प्रोग्राम में छूट जाता है तो पेरेंट्स किस तरह से अपना काम इसमें कर सकते हैं? क्या वो मेडिसिन खुद ले सकते हैं, खुद बच्चों को दे सकते हैं, या फिर वो डॉक्टर से आकर फिर से कंसल्ट करें इस बारे में? तो किस तरह का रहना चाहिए? देखिए, वैसे ये जो प्रोग्राम में मेडिसिन आती है ये बहुत सेफ मेडिसिन है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी कम हैं और ये हर 6 महीने में बच्चों को दी जाती है। जो WHO के द्वारा जो प्रोग्राम में हमें एडवाइज्ड मेडिसिन है वो ये है कि 1 गोली एल्बेंडाजोल की देनी है। जैसे आज दे रहे हैं तो दूसरी गोली 14 दिन के बाद, तो 2 ही गोली का कोर्स होता है। अगर ये स्कूल में छूट गई है तो आप स्वास्थ्य केंद्र में संपर्क करिए, डॉक्टर से संपर्क करिए। सबसे अच्छा रहता है एक बार आप डॉक्टर से बात कर लीजिए, क्योंकि ये नेशनल लेवल के हेल्थ प्रोग्राम्स हैं और सेफ ड्रग्स यूज़ करते हैं तो दोबारा देने में कोई इसमें नुकसान नहीं होता है बच्चों का। जी डॉक्टर श्रुति, यदि हम एज ग्रुप की बात करें तो किस एज ग्रुप के बच्चों के लिए ये जो डीवॉर्मिंग प्रोग्राम है ये रहना चाहिए, या बच्चे जो हैं जो पेरेंट्स हैं वो भी इस बात का ध्यान रखें कि उनके बच्चों को जो है ये मेडिसिन इस एज ग्रुप में ज़रूर मिल चुकी है? देखिए, ये हम जनरली जैसे बहुत छोटे बच्चे होते हैं तो उनका वो मतलब माँ बाप के ऊपर ही पूरी तरह से डिपेंडेंट होते हैं, तो उनकी हाइजीन का जनरली बहुत अच्छे से ख्याल रखा जाता है। तो 2 साल की उम्र के बाद इनको रेगुलरली देना चाहिए मेडिसिन को, हर 6 महीने में देना चाहिए। और मैं तो ये कहती हूँ कि जो गांव में या ऐसी जगह में रहते हैं जहाँ थोड़ा सा हाइजीन का नहीं ख्याल रखा जाता है, उनको तो सबको लेना चाहिए दवाई। हर 6 महीने में कोर्स लेने में कोई नुकसान नहीं है। यदि हम एज की बात करें हायर लेवल पे, बड़े होने पे, तो क्या हम 18 साल तक के बच्चों को या उससे भी ऊपर ये मेडिसिन दी जा सकती है? उनके ऊपर इफ़ेक्टिव रहेगी ये बिल्कुल इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, ये इसका कोई वो नुकसान नहीं होता है, आप दे सकते हैं, सेफली दे सकते हैं। जी, तो उन पर भी जो ये असर करेगी। और जिस तरह से आपने कहा कि कई बार जो है हम बहुत आम उसमें ले लेते हैं कि इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कि पेट में कीड़े हैं, आमतौर पर हम सुनते रहते हैं, परंतु इसे लाइटली ना लें, इसे प्रॉपर जो है मेडिकेशन की जाए तभी जो है सही जो है इसका रिज़ल्ट आ सकता है। डॉक्टर श्रुति, आपने डायरिया की बात की तो उसके बारे में भी थोड़ा सा जानना चाहेंगी कि डायरिया जो है कई बार हम देखते हैं कि बच्चों में बहुत ज़्यादा हो जाता है, और हम छोटे बच्चों की बात करें तो उनमें बहुत सिवियर होने लगता है। ऐसी स्थिति में जो पेरेंट्स हैं वो क्या कर सकते हैं? उस इन्फेक्शन को कैसे पहचान सकते हैं कि वो किस तरह का इन्फेक्शन है, और घर पर ही वो क्या इलाज कर सकते हैं, और कितने समय में उन्हें डॉक्टर के पास आ जाना चाहिए? कि डायरिया बड़ा विकराल रूप ले सकता है और जितना छोटा बच्चा होगा उतना रिस्क ज़्यादा रहता है। तो सबसे पहले तो ये कि जो सीवियर है, डायरिया सीवियर होगा तो उसके लक्षणों को कैसे पहचानें। तो उसके लिए ये है कि सबसे पहले कि बच्चा पेशाब कैसे कर रहा है। अगर बच्चे का पेशाब रुक रहा है या कम कर रहा है, होंठ सूख रहे हैं, जीभ सूख रही है, आंसू सूख रहे हैं, चमड़ी सूखी हो गई है, मतलब पेट की चमड़ी को हम ऐसे पिंच करके देखते हैं, अगर वो वैसी की वैसी ही रहती है, वापस नहीं जाती है, तो भी शरीर में पानी की कमी हो रही है। तो अगर सीवियर हम जिसे कहते हैं ना कि माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर, मॉडरेट डिहाइड्रेशन होने से पहले ही बच्चे को जैसे ही थोड़े बहुत दस्त भी शुरू हो रहे हैं, पतली लैट्रिन आ रही है, तो आप घर में बने हुए लिक्विड्स उन्हें पिलाएं, जैसे नींबू पानी, कांजी, चावल का पानी, नमक चीनी का घोल, ये सब शुरू कर दीजिए। ORS
जल्द से जल्द पिलाना शुरू करें। जितनी बारी बच्चा पॉटी करता है उतनी बारी ही उसको 100 से 200 ml उसके वज़न के मुताबिक उसको ये घोल पिलाएं और जल्द से जल्द हो सके तो उसे नियरेस्ट स्वास्थ्य केंद्र में लेके जाएं। जी डॉक्टर श्रुति, पेट से संबंधित और जो रोग हैं उनमें हम जॉन्डिस को भी देखते हैं, उसका संबंध लिवर से भी है, परंतु हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं प्रभाव जो है वो पेट पर भी देखने को मिलता है। तो ऐसे में जॉन्डिस को हम कैसे जल्दी से जल्दी पहचानें, किस तरह से उसके लक्षणों को जानें और क्या कुछ किया जा सकता है उसके निदान के लिए? देखिए, जॉन्डिस कई तरह का होता है और जो बहुत छोटे बच्चों में हम देखते हैं वो कई बारी जो जॉन्डिस होता है वो इन्फेक्शियस जॉन्डिस नहीं होता है और वो खून की खराबी से होता है, जिसके लिए जो बिल्कुल नवजात शिशु हैं अगर उन्हें जॉन्डिस होता है तो उन्हें लाइट में रखना पड़ता है या कई बारी बहुत सीवियर होने पे खून की बदली भी करनी पड़ती है। जो थोड़े और बड़े बच्चे होते हैं जैसे कि 2-3 महीने के बच्चे होते हैं, उनको जॉन्डिस जब आता है तो मुख्यतः उनको कॉलिस्टेटिक जॉन्डिस हम जिसे कहते हैं कि जो लीवर की नस एक बंद हो जाती है उसकी वजह से आता है। तो वो भी उसके अलग तरह के ट्रीटमेंट होता है, अलग तरह का इलाज होता है। पर जो हम सबसे कॉमनली देखते हैं वो होता है इन्फेक्शियस जॉन्डिस और इन्फेक्शन की वजह से जो जैसे कि इन्फेक्शन भी 2 तरह का होता है। एक खून का इन्फेक्शन होता है जो कि सुई से या ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हो जाता है या किसी कट से या किसी और चीज़ से संक्रमित किसी नीडल से हो जाता है, वो होता है हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी जो कि मुख्यतः बच्चों में जो जैसे कि एडोलेसेंट बच्चे होते हैं 16-17 साल के, उसके बाद देखा जाता है जब वो नशे की लत में पड़ते हैं या गंदी हर आदतों में पड़ते हैं तब होता है। पर जो कॉमनली छोटे बच्चों में देखा जाता है वो होता है कि गंदे पानी की वजह से, गंदे खाने की वजह से पीलिया होना, जैसे हेपेटाइटिस बी और ए और हेपेटाइटिस ई होता है। तो उसके लिए लक्षण यही होते हैं कि सबसे पहले बच्चा सुस्त हो जाएगा, थोड़ा सा उसको भूख नहीं लगेगी, पेट दर्द होगा, पीला बहुत गाढ़े सरसों के तेल की तरह पीला पेशाब आना शुरू होगा और फिर बच्चा भी पीला धीरे धीरे बच्चे को भी पीलिया होना शुरू हो जाएगा। जी। और इसका समाधान यही है कि सबसे पहले कि मतलब बच्चे को स्वच्छता के बारे में बताएं, साफ़ खाना, साफ़ हाथ, साफ़ पानी, ये मूल मंत्र है। जी डॉक्टर साहब, कई बार हम देखते हैं कि कई बार इमरजेंसी की स्थिति आ जाती है, बच्चे कई बार कुछ चीज़ें निगल लेते हैं और ऐसी स्थिति में जो है पेरेंट्स क्या करें? देखिए, बच्चे जैसे ये एक इमरजेंसी होती है, बच्चा अगर कुछ खा ले, निगल ले, 2 चीज़ें होती हैं कि एक तो सांस की नली में फंसे या खाने की नली में जाए। सांस की नली में फंसे तो इमीडिएटली उसमें तो बिल्कुल प्राणघाती संकट हो सकता है, तो इमीडिएटली अस्पताल लाके उसको निकालना पड़ता है। पर अगर खाने की नली में फंसे तो भी काफ़ी रिस्क होता है। 90% चीज़ें जो होती है बच्चे जो निगलते हैं वो लैट्रिन में निकल जाती हैं इवेंचुअली, पर जो 10% है वो उनके लिए हमें इंटरवेंशन करना पड़ता है, एंडोस्कोपी करके हम उससे निकालते हैं। पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे कि कोई बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, छोटे बच्चों में 5 सेंटीमीटर से लंबा कोई बच्चे ने ऑब्जेक्ट खा लिया है या अगर कोई ऐसी बटन बैटरी खा लिया या मैग्नेटिक बॉडी खा लिया या बहुत शार्प बॉडीज़ जिसको होते हैं, उसके लिए हमें इमीडिएटली एंडोस्कोपी करके उसे निकालना पड़ता है। जी डॉक्टर श्रुति, आज आप कार्यक्रम में आई और इतनी अच्छी हमें जानकारी दी उदर संबंधी कि बच्चों में कौन कौन से रोग हो सकते हैं, कैसे हम उनसे पहले ही प्रिकॉशन ले सकते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज कार्यक्रम में हमने जाना बच्चों के उदर संबंधी रोगों के बारे में और कैसे उसका हम समाधान कर सकते हैं, कैसे उससे बचाव कर सकते हैं। आज कार्यक्रम में बस इतना ही, एक नए विषय के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।